हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पार्टीज़ टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर लायबिलिटीज़। कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें डिफरेंट पार्टीज़ कौन कौन सी हैं और हर एक पार्टी की अपनी क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उसके बारे में पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था मैंने। प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स के बारे में और कुछ मिसलिनियस टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है प्रीवियस वीडियोज़ में आपको मैंने बताया है। तो आज हम कर लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। वैसे इन शॉर्ट तो आपको जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था तब भी बताई थी उन पार्टीज़ के बारे में, बट आज थोड़ा सा डिटेल में पार्टीज़ कौन कौन सी हैं और साथ ही साथ उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं हर एक पार्टी की, तो वो आज पढ़ लेते हैं। तो पार्टीज़ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें एक है हमारा मेकर यानी कि उसको कर्ता और लेखक बोलते हैं। तो जो भी पर्सन जिसने प्रोमिसरी नोट लिखा है और उसको साइन किया और एक अंडरटेकिंग दी है कि जी मैं ये इतनी अमाउंट जो है वो दूसरे पर्सन को पे कर दूंगा, तो दैट इज़ नोन एज मेकर। कि द पर्सन हु प्रोमिसेस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द अदर पर्सन मेक्स अ प्रोमिसरी नोट, साइंस इट एंड गिव्स इट टू द अदर पार्टी इज नोन एज मेकर। तो कौन सा पर्सन जिसने जो है वो एक निश्चित राशि देने के लिए वचन दिया है, प्रोमिसरी नोट प्रतिज्ञा पत्र बनाया है और उस पर अपने साइन किए और वो जो प्रोमिसरी नोट है दूसरे पक्षकार को दिया है, और उस पर्सन को हम जो है वो मेकर बोलते हैं। यानी कि उसको हम सिंपल से वर्ड्स में कहना चाहें तो दैट इज़ डेटर। उसने जो है प्रॉमिस किया है कि वो अमाउंट क्रेडिटर को पे करेगा। फर्स्ट वन इज़ मेकर। देन सेकेंड इज़ पेई। पेई जो है वो प्राप्तकर्ता, और प्राप्तकर्ता को जो है वो सेक्शन 7 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो है वो डिफाइन किया गया है। तो पेई जो है वो पर्सन है जो एंटाइटल्ड है, जिसको वो अमाउंट रिसीव होगी। कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसको वो राशि प्राप्त होगी, वो प्राप्तकर्ता को जो हम पेई बोलते हैं या प्राप्तकर्ता बोलते हैं, कि जिसको वो अमाउंट ड्यू है। तो प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक की जिसको उनकी अमाउंट मिलने वाली है वो पेई कहलाता है। तो इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट जो जिसको प्रॉमिस किया गया है वो पेई हो जाता है। और इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉअर है जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, क्योंकि एक्सेप्टर पेई होता है, पेयर होता है, और जिसने वो ड्रॉअर ने लिखा है वो बिल, उसको हम जो है इसमें पेई मानते हैं इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देन ड्रॉअर कौन है इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, जिसने वो ड्रॉ किया है, लिखा है, दैट इज नोन एज ड्रॉअर। उसको आहारता हिंदी में बोल देते हैं। कि जिसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय पत्र जिसको हम बोलते हैं उसने लिखा है उसको हम ड्रॉअर बोलते हैं। जिसने वो बनाया है, जिसने वो उसको ड्रॉअर कहा जाएगा। देन ड्रॉई, उसको अदाकर्ता और आहारती। ड्रॉई का मतलब है जिसके ऊपर वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, जिसके ऊपर वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, यानी कि जिसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना है वो ड्रॉई हो गया। और इन केस ऑफ चेक के बारे में मैंने आपको बताया था कि चेक के केस में जो ड्रॉई है दैट इज़ ऑलवेज अ स्पेसिफाइड बैंकर। की जो चेक है, चेक के केस में ड्रॉई जो है वो हमेशा ही एक निर्दिष्ट बैंक होगा। स्पेसिफाइड बैंकर जो है वो ड्रॉई होता है इन केस ऑफ चेक। और इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके नाम पर वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, जिसको डायरेक्ट किया गया है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भी अमाउंट मेंशन की गई है वो पे करेगा, दैट इज नोन एज ड्रॉई ऑफ दैट बिल। देन एक्सेप्टर जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है जिसने वो एक्सेप्ट किया है, जो ड्रॉअर है उसने किसी सर्टेन पर्सन को ऑर्डर किया है कि वो इतनी सम ऑफ मनी जो है वो जो मेंशन की गई है बिल में एक सर्टेन डे पर जो है वो एक सर्टेन पर्सन को या उसके ऑर्डर पर या बियरर को वो पे करेगा। तो जिसको ऑर्डर दिया गया है कि वो पर्सन जो है वो पे करेगा अमाउंट, दैट पर्सन एक्सेप्ट्स दैट बिल। कि उस पर्सन ने जो है उसको बिल को एक्सेप्ट करना होता है, और एक्सेप्ट करने के लिए वो उस पर जो है वो सिंपल से वर्ड्स में एक्सेप्टेड लिखता है और अपने सिग्नेचर करता है, तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्टेड माना जाता है। और वो पर्सन जो है वो एक्सेप्टर है जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि हाँ वो तैयार है, वो जितनी अमाउंट उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी गई है उतनी वो अमाउंट पे करने के लिए तैयार है। तो जो एक्सेप्टर है उसकी लाइबिलिटी जब भी उसने साइन कर दिया तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो जाती है जैसी वो सिग्नेचर
कर देता है। यानी कि सिग्नेचर करने का मतलब कि उसने एक्सेप्ट कर लिया बिल को, और जब बिल को एक्सेप्ट कर लिया दैट मीन्स कि जो भी बिल में अमाउंट है उसके लिए वो लायबल है, वो उसको पे करने के लिए तैयार है, उसकी लायबिलिटी जो है वो सेम टाइम पे अराइज हो जाती है। देन ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, आवश्यकता के मामले में अदा करना, कि आवश्यकता के मामले में कि नॉर्मली क्या है कि एक ही पर्सन का नाम जो है वो दिया होता है एज अ ड्रॉई, जिसके ऊपर वो बिल लिखा जाता है, तो वो एक ही पर्सन होता है। बट इन केस की एक से ज़्यादा पर्सन जो है उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है, दे आर नोन एज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, कि अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो उसमें जिसके नाम पर वो इशू किया गया है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, नॉन एक्सेप्टेंस हो जाती है, या बिल जो है वो उसकी फर्स्ट ड्रॉई जिसके नाम पे वो बिल लिखा गया था वो उसको बिल को ऑनर नहीं करता है, तब जो है वो सेकंड जो ड्रॉई है वो उसको उसको रिसोर्ट करता है कि वो उसके केस में पेमेंट करने के लिए, उसको बिल को ऑनर करने के लिए जो है वो सेकंड ड्रॉई का नाम आता है, और उस सेकंड ड्रॉई को जो है हम ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कहते हैं। तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड वो तभी उसकी ज़रूरत पड़ती है जब बिल डिसऑनर हो जाता है, या फिर जो है वो उसने जो है वो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, तब उसको बिल को रिसोर्ट करने के लिए ड्रॉई इन केस ऑफ नीड की ज़रूरत पड़ती है। देन एक्सेप्टर फॉर ऑनर, एक्सेप्टर फॉर ऑनर कभी कभी क्या है कि बिल जो है वो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से भी जो है वो डिसऑनर हो सकता है, और दूसरा केस है कि उसकी पेमेंट जो है वो ड्यू डेट पर नहीं होती है, या रीज़न कुछ भी हो सकता है, लाइक कि जो एक्सेप्टर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या ड्यू डेट पे वो पेमेंट नहीं कर रहा है, विलिंगली वो डिफ़ॉल्ट करता है, या नॉन एक्सेप्टेंस करता है, तो वो उसको बिल को ऑनर कराने के लिए, यानी कि एक रिस्पेक्ट जो है वो ड्रॉअर को देने के लिए जो है वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर होता है, कि जो उसको ऑनर कराने के लिए, कि उसको जो है वो वैलिडेट कराने के लिए, उसकी पेमेंट करने के लिए जो है वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर की अगर जो है वो भुगतान के लिए स्वीकर्ता, उसको हम बोलते हैं सम्मान के लिए स्वीकर्ता। तो उसमें क्या है कि एक उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है वो मिल जाती है, कि बिल जो है वो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कैन बी मेड ओनली आफ्टर द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी, की या तो बेटर सिक्योरिटी के लिए, और या फिर जो है वो उसकी नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से जो है उसको ऑनर करने के लिए जो है वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर की ज़रूरत पड़ती है। देन एंडोर्सर, ENDOR लिखना आपने, एंडोर्सर पृष्ठांकन करता। एंडोर्सर क्या है कि जो जैसे आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है एक पर्सन अपने राइट्स को जो है वो दूसरे पर्सन के नाम पर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जो पर्सन जिसके पास वो राइट्स हैं और वो जो है किसी दूसरे पर्सन को वो राइट्स अपने ट्रांसफ़र करता है, तो जिसने अपने राइट्स ट्रांसफ़र किए हैं उसको एंडोर्सर बोलते हैं, और जिसके नाम पर वो ट्रांसफ़र किया था दैट इज़ नोन एज एंडोर्सी। एंडोर्सी पृष्ठांकिती, जिसके नाम पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र किया गया है वो एंडोर्सी बन जाता है, और जो उसको ट्रांसफ़र करने वाला है दैट इज़ एंडोर्सर। की जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, एक से दूसरे के पास अपने राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो जिसने वो राइट्स अपने ट्रांसफ़र किए हैं वो एंडोर्सर हो गया, और जिसके नाम पर वो ट्रांसफ़र किए गए हैं वो एंडोर्सी हो गया। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेने आपने ENDORSER, एंडोर्सर पृष्ठांकन करता, कि फॉर एग्जांपल कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ पेबल टू एक्स, कि उसकी जो पेमेंट है वो एक्स को मिलनी है, और एक्स के पास राइट है कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट रिसीव कर सकता है। बट एक्स ने क्या किया कि अपने उस बिल को जो है वो इंडोर्स कर दिया, कि उसने लिख दिया पे टू वाई, और अपने सिग्नेचर कर दिया कि पे टू वाई, यानी कि वाई को पे कर दिया और उसने साइन कर दिए। तो राइट किसके पास था? एक्स के पास था। एक्स ने अपने राइट को ट्रांसफ़र किया है, तो एक्स ने अपने राइट को ट्रांसफ़र किया है दैट इज़ नोन एज एंडोर्सर, और वाई उसने कहा है पे टू वाई, वाई को पे कर दिया जाए, तो उसने अपने राइट्स जो है वो वाई के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए। तो क्या मतलब हुआ कि वाई जो है वो एंडोर्सी हो गया, पृष्ठांकिती बन गया। ठीक है। देन होल्डर, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। बट होल्डर जो है वो किसी भी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक का वो पर्सन है जो उसको लीगली अपने पोजेशन में रख सकता है, और उसके ऊपर जो अमाउंट ड्यू है उसको रिसीव करने का लीगल राइट उसके पास है, दैट इज़ नोन एज होल्डर। तो उसको हम होल्डर कहते हैं, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या फिर चेक जो है वो चाहे गुम हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, बट जिस टाइम पे वो डिस्ट्रॉय हुआ है, जिस टाइम पे उसका नुकसान हुआ है, उस टाइम पे वो पर्सन जो कि एंटाइटल्ड है उसकी
की अमाउंट रिसीव करने के लिए, दैट इज़ नोन एज होल्डर। और इसी के साथ जैसे मैंने बताया था अभी, होल्डर इन ड्यू कोर्स यथाविधिधारी, कि यथाविधिधारी वो पर्सन होता है कि जिसने जो है वो कुछ कंसिडरेशन देके उस प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को एक्वायर किया है। ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ पॉइंट्स हैं इसमें कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है कि उसको जो है वो बेटर टाइटल मिल जाता है, जो ट्रांसफरर है उससे भी बेटर टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिल सकता है, मतलब कि उससे अच्छा अधिकार, मतलब अगर जो है वो ट्रांसफरर का अधिकार यानी कि राइट जो है वो ऑनरशिप जो है, पोजीशन जो है वो लीगली उसके पास नहीं भी थी, डिफेक्टिव थी, उस केस में भी जो है वो होल्डर, अगर वो किसी पर्सन को ट्रांसफ़र करता है और वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसके पास बेटर टाइटल जो है वो ट्रांसफरर से बेटर टाइटल मिल जाता है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रांसफरर है उससे बेटर टाइटल ट्रांसफरी को नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर क्या है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में क्या होता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेटर टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र से जो ट्रांसफ़र करने वाला है उससे भी बेटर टाइटल मिल सकता है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए क्या है कि उसने वो जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो चेक है, वो किसी कंसिडरेशन के बदले में एक्वायर किया है, और जो भी उसने अमाउंट है उसमें उसको उसी के लिए उसने उसको रिसीव किया है, और उसके पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था, कोई भी ऐसा कारण नहीं था कि जिससे उसको ऐसा लगता कि जो पर्सन जिसने उसको ट्रांसफ़र किया है उसके पास जो है वो डिफेक्टिव टाइटल है। तो अगर उसने जो है वो गुड फेथ में जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया है और फॉर सम कंसिडरेशन, तो वो पर्सन जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, वो उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है, और उसके पास जो है वो एक बेटर टाइटल जो है वो ट्रांसफरर से भी बेटर टाइटल जो है उसके पास आ जाता है। और इसके बारे में होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में डिटेल में हम आने वाली आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो ये कुछ पार्टीज़ थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, और अब साथ ही पढ़ लेते हैं इनकी जो पार्टीज़ हैं इनकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, और वो लाइबिलिटीज़ जो है वो कब अराइज होती हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो पार्टीज़ हैं हमारी, तो लाइबिलिटीज़ ऑफ मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट अंडर सेक्शन 32। मेकर कौन है प्रोमिसरी नोट का? जिसने वो अंडरटेकिंग दी है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग कि आई विल पे दिस मच ऑफ अमाउंट टू सर्टेन पर्सन। तो जिसने वो अंडरटेकिंग दी है तो सिंपल सी बात है कि उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी लाइबिलिटी है कि उसने वो सर्टेन डे पर सर्टेन अमाउंट जो है वो जिसको भी उसने प्रॉमिस किया है उसके नाम पर उसने वो उतनी अमाउंट पे करनी है। तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो उसमें क्लियर कट मैनर में जो है वो प्रोमिसरी नोट में मैंशनड होती है, जो मेकर है। देन लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में आपको पता ही है थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि प्रोमिसरी नोट में जिसने पे करना होता है वो प्रॉमिस करता है, आई प्रॉमिस टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट टू समवन, कि मैं जो है वो इतनी राशि जो है वो इस पर्सन को भुगतान करने के लिए भुगतान करूँगा, या इतनी तारीख को भुगतान की जाएगी। और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑर्डर देता है कि आप जो है वो इतनी राशि जो है वो मुझे इतने समय के बाद या इतने टाइम के बाद या इस सर्टेन डेट को वो पे करेंगे, या एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट उसको पे करेंगे। तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में उसका मेकर यानी कि ड्रॉअर कोई और है, ड्रॉई को और कोई और है, यानी कि ड्रॉई यानी कि एक्सेप्टर। तो जिसने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है वो एक्सेप्टर है, ड्रॉई है जिसके ऊपर वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है। और जब वो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो जाती है कि उसने जो है वो अमाउंट जिसको भी पे करने के लिए कहा गया है, चाहे वो ड्रॉअर को पे करने के लिए कहा गया है, या उसके आदेश पर किसी और पर्सन को कहा गया है, या बियरर को पे करने के लिए कहा गया है, तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो वहाँ पर अराइज होती है। इन केस कि अगर वो जो बिल है वो किसी फिक्टिशियस नेम पर भी लिखा गया है तब भी जो है वो एक्सेप्टर की लाइबिलिटी एज इट इज़ रहेगी, यानी कि उसने वो अमाउंट जो है वो पे करनी ही करनी है। अगर वो फिक्टिशियस नेम पर भी है तब भी जो है वो एक्सेप्टर जो है वो लाइबल है कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास पहुंच जाता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो उसको वो अमाउंट जो है वो एक्सेप्टर ने पे करनी ही करनी होती है। देन लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, एज सच जो ड्रॉअर है बिल ऑफ एक्सचेंज का और चेक का, जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, चेक इशू किया है, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। बट उसकी लाइबिलिटी तब अराइज हो जाती है जब वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो ड्रॉई है या एक्सेप्टर है वो उस चेक की और बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट नहीं करते हैं। यानी कि इन केस की बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके नाम पे जो है वो एक्सेप्टर जो जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया था, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो फिर जो है उस बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर की जो जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा था उसकी लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो जाती है कि वो उतनी अमाउंट पे करेगा।
देन चेक में क्या है कि चेक जैसे आपको बताया था कि वो स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर लिखा आता है, और इनकेस की बैंक जो है वो उसको चेक को डिसऑनर कर देता है, पेमेंट नहीं की जाती है, तब भी जो है वो फिर उस केस में भी ड्रॉअर की यानी कि जो इशू करने वाला है उस ड्रॉअर की जो है वो लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, उसने वो अमाउंट पे करनी है। बट इसके इस केस में क्या है कि जो लाइबिलिटी ड्रॉअर की फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक वो तभी अराइज होती है जब उसको जो है वो डिसऑनर का नोटिस जो है वो सर्व कर दिया जाता है, कि जो नोटिस है एक सफिशिएंट नोटिस जो है उसको मिलना चाहिए कि जो है वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो आपने इशू किया था, जो ड्रॉ किया था आपने, वो जो है वो डिसऑनर हो गया है। तब जब उसको वो नोटिस मिल जाता है उसके बाद ही जो है वो ड्रॉअर की लाइबिलिटी उस बिल ऑफ एक्सचेंज में या चेक में अराइज होती है। देन लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर। लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर, एंडोर्सर कौन है? जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट को एक पर्सन ने दूसरे को ट्रांसफ़र किया है, तो वो एंडोर्सर है। और इंडोर्सर की एज सच तो लाइबिलिटी नहीं है, बट इन केस की अगर वो जो ड्रॉई है जिसके ऊपर वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है या जो प्रोमिसरी नोट का जो बनाने वाला है वो पेमेंट को करने से मना कर देता है, या ड्रॉई जो है जिसको ड्रॉई ऑफ चेक वो भी पेमेंट करने से मना कर देता है, उस केस में फिर एंडोर्सर की लाइबिलिटी राइज हो जाती है। यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है, एंडोर्सर ENDORSER एंडोर्सर। तो लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर एज सच तो उसकी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो प्राइमरी लाइबिलिटी है वो ड्रॉई की है, एक्सेप्टर की है, मेकर की है कि वो उसने पेमेंट करनी है। बट अगर वो नहीं करते हैं तो फिर एंडोर्सर जिसने उसको ट्रांसफ़र किया है उसकी भी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। देन लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई इफ इन केस ऑफ चेक। अगर जो है वो चेक की बात करते हैं तो ड्रॉई की लाइबिलिटी कब अराइज होती है? तो जैसे ही आपको बताया कि अगर सफिशिएंट ड्रॉई कौन है चेक के केस में, हमेशा ही वो एक स्पेसिफाइड बैंकर है, और उस स्पेसिफाइड बैंकर की ड्यूटी है कि अगर जो ड्रॉअर है यानी कि जो बैंक का कस्टमर है उसके खाते में अगर सफिशिएंट फंड्स हैं तो उसने क्या करना है, ड्रॉई ने, बैंक ने जो है उसकी अमाउंट जो है वो पे करनी है, और उसकी ड्यूटी जो है वो बनती है ड्रॉई की कि अगर कस्टमर के खाते में यानी कि ड्रॉअर के अकाउंट में जो है वो सफिशिएंट फंड्स हैं तो उसने जो है उसको चेक को ऑनर करना है। ऑनर करने का मतलब कि है उसकी पेमेंट करनी है। और इन केस की अगर जो है वो गलत तरीके से बैंक यानी कि ड्रॉई जो है वो गलत तरीके से उसके चेक को डिसऑनर कर देता है, यानी कि उसके खाते में सफिशिएंट फंड्स से चेक की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, मतलब फॉर्मेलिटीज़ का मतलब कि प्रॉपरली साइंड है, डेट है, टाइम है, पेई का नाम है, वो सब चीज़ें उसमें ठीक ठाक लिखी हैं, और सफिशिएंट फंड्स होने के बावजूद भी जो है वो ड्रॉई बैंक यानी कि उसको चेक को डिसऑनर कर देता है, यानी कि पेमेंट करने से मना कर देता है, तो फिर वो उस डिफ़ॉल्ट के लिए जो है वो बैंक जो है वो लायबल हो जाता है। देन लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स, जैसा बताया था कि उसने जो है वो किसी कंसिडरेशन के बदले में उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिया है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे प्रोमिसरी नोट है, चाहे वो चेक है, और इन केस की अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो है जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में पहुंच जाता है और अगर जो है उसकी पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में नहीं होती है, तो उससे पहले वाली जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सभी की सभी जो है वो लायबल होती हैं टुवर्ड्स होल्डर इन ड्यू कोर्स। बट अगर जो है वो उसको पेमेंट हो जाती है तो फिर सभी पार्टीज़ जो है वो डिस्चार्ज होती हैं। तो जब तक वो पार्टीज़ जब तक जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट नहीं हो जाती है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तब तक जितनी भी प्रायर पार्टीज़ हैं वो जो है डिस्चार्ज नहीं होती, अनटिल कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को कंप्लीटली पेमेंट नहीं मिलेगी। तो प्रायर पार्टीज़ जितनी भी, मान लो ए ने बी के ऊपर बिल लिखा तो बी ने पेमेंट करनी थी, बी ने पेमेंट करनी थी, ए को वो पेमेंट मिलने वाली थी, ए ने सी को ट्रांसफ़र कर दिया, सी ने डी को कर दिया, डी ने ई को कर दिया, ई ने एफ को कर दिया, और एफ जो है वो फॉर एग्जांपल होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो उससे पहले वाली जितनी भी पार्टीज़ हैं ए बी सी डी ई, वो सभी पार्टीज़ जो है वो लायबल रहेंगी अनटिल कि जब तक जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट की, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कंप्लीट पेमेंट जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को नहीं कर दी जाती। तो ये था आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंट पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक के केस में कौन सी हैं, और उनकी लायबिलिटीज़ जो है वो कब अराइज होती हैं। ओके, थैंक यू।